चलिए सेकेंड लॉ के अंदर में फर्स्ट लॉ भी है। सेकेंड लॉ कंटेंस द फर्स्ट लॉ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, हम एक्सटर्नल फोर्स जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हो जाए जी, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, dv/dt ही जीरो आ रहा है। dv/dt जीरो आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। ये क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब या तो 0 मीटर पर सेकेंड है और नहीं तो 4, 5 और 6 एटसेट्रा मीटर पर सेकेंड, और तो कुछ नहीं है। 0, 4, 5, 6 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिफॉर्म है। क्या बताता है फर्स्ट लॉ, क्या बताता है, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0 देन बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा तो ऐसा, रेस्ट रहेगा तो 0 मीटर पर। ये वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी विद डायरेक्शन। ओके, ये फर्स्ट लॉ है। इसी को उल्टा घुमाते हैं, इसी को अगर उल्टा घुमाएंगे, इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 इट मींस फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी 0 है, फोर्स भी 0 है। अब किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फर्स्ट लॉ में कंटेंट है, सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ ऑलरेडी मौजूद है। तो सेकेंड लॉ जो है उसके अंदर में दोनों लॉ है ना। मान लीजिए ये F2, ये क्या है F2, सेकेंड लॉ का सेकेंड लॉ, ये क्या है सेकेंड लॉ, ये क्या है सेकेंड लॉ। इसमें है आपका फर्स्ट लॉ भी है और थर्ड लॉ भी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों फर्स्ट एंड थर्ड दोनों लॉ है इसके अंदर। सेकेंड लॉ में दोनों, थर्ड लॉ को समझते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, ये m1 मास का है, ये क्या है m2 मास का है। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है r है ना। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसको एक्सर्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को क्या करता है एक्सर्ट करना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से किसी वक्त अगर हम मानेंगे तो ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है इंटरनल है ना। ये फोर्स अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे पहले का, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सेकेंड बॉडी, इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले का आ रहा है एफ, दूसरे का आ रहा है नेट एफ इक्वल टू 0। मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है एक्शन। अगर इसने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है तो ये क्या है, अगर इसको प्लस लिखते हैं तो ये क्या है रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज पेयर में आते हैं, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज क्या होते हैं पेयर में आते हैं। ये थर्ड लॉ है, ये क्या कहलाता है एक्शन रिएक्शन जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसको हमको पढ़ना है। ओके, हम लोगों को यही पढ़ना है, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ना है। ओके, चलिए और बहुत सारा चीज़ें हमको पढ़ना रहता है फोर्सेस के बारे में, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है ना।
तो अगर किसी बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होगा, इसके बाद पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम इक्वल टू जीरो। इसके बाद अगर हमने बोल दिया कि इससे हमारा भी यूनिफॉर्म है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी इसी से निकल रहा है, यहीं से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी निकलता है। इसी से क्या निकलता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहलाता है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है, पी क्या है, यूनिफॉर्म है ना। ये क्या है, पी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रेट से लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे लगाते हैं, है ना। तो अगर हम इसको ऐसा समझें कि m1 v1 है ना, दैट इज इक्वल टू m2 v2 दैट इज इक्वल टू m3 v3 दैट इज इक्वल टू m4, ऐसा करते हुए हम mr और vr करके सोच सकते हैं, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमको इसी से पता चल रहा है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, टू स्टैंडर्ड है ही। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम इससे पढ़ सकते हैं और बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ है, नेचर में ऑब्जर्व किया गया है। क्या ऑब्जर्व किया गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको आज से नहीं लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया दिखती है ना। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, हर एक क्रिया का एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया दिखती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर क्या करेगा, उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितना पहले ने दूसरे को ऑब्जेक्ट एक्सर्ट किया था। ये नेचर का लॉ है, इट इज द लॉ ऑफ नेचर। ये लॉ नेचर का लॉ है, नेचर्स का लॉ है। ये क्या है, नेचर्स का लॉ है। इस लॉ को ऑब्जर्व किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस दुनिया में सिस्टम जो है अनइक्विलिब्रियम हो जाता, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। मतलब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो अगर नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता, हर चीज़ क्या होता, एक बॉडी जो होता वो क्या होता, मूव नहीं कर पाता। नेचर का लॉ है ये। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं हमेशा पेयर में रहते हैं। तो नेट इंटरनल फोर्स इक्वल टू जीरो क्यों होता है, एफ इंटरनल, इसका नेट क्या है, जीरो। एफ इंटरनल नेट जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि बिकॉज सिंस दे अकर इन पेयर है ना, सिंस दे अकर इन पेयर में आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिसके वजह से इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है किसी भी बॉडी में। तो चलिए एक्शन और रिएक्शन पेयर को जानते हैं क्या है। जो एक्शन है
जो एक्शन है और जो रिएक्शन है ना, समझिएगा, ये भी फोर्स है और ये भी क्या है, फोर्स है। ओके, ये भी फोर्स, नेचर सेम नेचर, इसका सेम नेचर होगा, रिएक्शन का भी वही नेचर होगा और एक्शन का भी वही नेचर होगा, सेम नेचर, दे आर ऑफ सेम नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, उसमें रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं तो क्या होते हैं, सेम इन नेचर होते हैं, पहला चीज। दूसरा, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये एक बॉडी पे एक्ट नहीं करते, ये अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर में एक mg काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ फोर्स से इसको दबा रहा है, तो इस ब्लॉक ने इसके ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर एक्सर्ट करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो नॉर्मल फोर्स पहले इसने इसको एक्सर्ट किया, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, नॉर्मल फोर्स क्या है, कांटेक्ट में है, सिंपली समझिए, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट होने की वजह से ये इसको दबा रहा है, तो ये भी इसको ऊपर की ओर धकेलेगा, टू एवरी एक्शन दे रहे हैं रिएक्शन। तो यहाँ आप इसको एक्शन समझ लीजिए और इसको आप रिएक्शन समझ लीजिए। ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है। एक्शन इसने धकेला तो क्या हुआ, रिएक्शन। दो बॉडी है, देखिए ये m1 है, ये m2 है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस है। अगर इसके ऊपर में फोर्स की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m1 एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना, F/m2 माइनस साइन है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन अलग अलग है, सेम नहीं होगा, डिफरेंट मासेस के एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया तो। लेकिन अगर हमने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया, अगर ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया तो बताइए क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या, अब क्या होगा, F नेट, अब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, F नेट इक्वल टू 0। सेकंड केस देखिए, यहाँ पे, यहाँ से हमने एक ब्लॉक को टांग के रखा हुआ है, इसकी मास है m, तो mg आएगा, ये नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा, टेंशन ऊपर की ओर धकेला जा रहा है ना, ये नीचे की ओर धकेल रहे हैं तो टेंशन क्या है, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। इसको बात को समझिए, m नीचे, mg नीचे, तो टेंशन क्या होगा, ऊपर, तो ऊपर जो जा रहा है तो इसको जब ऊपर खींचेगा तो इसके अंदर में भी एक फोर्स आ जाएगा, है ना। तो T इधर है तो इधर भी एक टेंशन खिंचा हुआ है, ये इधर खींच रहा है तो ये एंड जो है खींचेगा, तो नेट क्या हो गया, T नेट क्या होगा, 0, है ना। इंटरनल फोर्सेस अकर ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, सेम नेचर, पेयर में है, ये पेयर जोड़ा है ना। एक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अगर एक ही बॉडी पे होता तो नेट इक्वल टू 0 होता, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा चीज है ना, नो टाइम स्लैग, नो टाइम स्लैग, कोई टाइम स्लैग नहीं होता। अगर कोई एक्शन हो चुका है तो रिएक्शन को होने में टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। T इक्वल टू 0 पे एट T इक्वल टू 0 ये काम शुरू हो जाता है, रिएक्शन काम करना शुरू कर देता है, ओके, ये रिएक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए सब, जैसे जब इनो हम लोग कुछ दवा खाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन, हमने क्या किया, दवा खाया तो रिएक्शन क्या होता है, कुछ देर के बाद दिखता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो बॉडी में भी जो दवा हम लोग लेते हैं वो तुरंत काम करता है, लेकिन उसका असर कुछ समय के बाद दिखता है, हर चीज़ तुरंत काम करता है। टू एवरी एक्शन वो एक अलग चीज़ है, यहाँ फोर्स के ऊपर टू एवरी एक्शन दे रहे हैं इक्वल हो जाए, नो टाइम स्लैग, कोई टाइम स्लैग नहीं होगा, तुरंत काम करेगा और तब तक काम करेगा जब तक उसके ऊपर में एक्शन है, तब तक काम करता रहेगा, है ना। तो फिजिकली अगर हम ये बोलें कि फिजिकली एक सिंगल फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, सिंगली अगर नेचर में सिंगल फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। अगर हम सिंगल फोर्स की बात करें तो नेचर में F जो है सिंगल डू नॉट एग्जिस्ट,
इस संसार में सिंगल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे संसार में सिंगल लड़का नहीं रह सकता, सिंगल लड़की नहीं रह सकती, लड़का है तो लड़की रहना जरूरी है ना। शादी कैसे होगा, जनरेशन आया कैसे बढ़ेगा, है तो कोई सिंगल नहीं रहता। तो लड़के भी सिंगल नहीं रहते, लड़कियां भी सिंगल नहीं रहती, सब शादी करते हैं, है ना। जो बाल ब्रह्मचारी है वो भी भगवान के भक्त हो जाते हैं, वो भी सिंगल नहीं रहते, वो भी सिंगल नहीं, वो भी भगवान के भक्त हो जाते हैं, है ना। भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, भगवान के दीवाने हो जाते हैं। सिंगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती दुनिया में, सिंगल कोई नहीं होता, ठीक है। सिंगल वाला चीज़ यहाँ पे नहीं, सिंगल एग्जिस्ट इन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवान ने ऐसा करके एक विधान करके रखा हुआ है, ये विधान है, भगवान ने ऐसा विधान करके रखा हुआ है, ठीक है। भगवान की भक्ति करेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा, यही एक चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टडी करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं सही सही दिखता है, जिसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, डायग्राम को दिखाते हैं, देखिएगा। सपोज दैट यहाँ से एक हमने लिफ्ट बना रखा है, इसके अंदर में एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक बॉल को हमने यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, इट इज ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, अर्थ, जिसको हमने एज्यूम किया है एज ए रेस्ट, रेस्ट एट रेस्ट। हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, ये क्या किया हमने, मान के चलते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है। एक्चुअली अर्थ रेस्ट पे नहीं होता, अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, रेस्ट पे नहीं होता। अगर हमने ये रेस्ट पर है, अगर ये चीज रेस्ट पर है, मान के चलते हैं ये रेस्ट पर है, अर्थ भी रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट पर, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर जो है एट रेस्ट, ये भी हम लोग सोचेंगे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पर है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसको क्या दिख रहा है कि ये जो है वो रेस्ट पर है, ओके। तो ऐसे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है, फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही दिख रहा है। An object at rest will remain at rest unless and until acted upon some external force। अगर रेस्ट पर तो रेस्ट पे दिखेगा, ये भी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। अर्थ को हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम, अर्थ को क्या बोल सकते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम, है ना। अर्थ को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ये इसके रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो ये भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी रेस्ट पर, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो एक और डिफिनेशन में पढ़ेंगे। इनर्शियल फ्रेम एक्चुअली एज्यूम करके चलते हैं रेस्ट पर है, और इसके रेस्पेक्ट में जितने सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है सब के सब इनर्शियल कहलाएंगे, है ना। तो और एक डिफिनेशन लिखेंगे, ऑल फ्रेम्स, क्या लिखेंगे, ऑल फ्रेम्स आइदर एट रेस्ट, और जितने सारे फ्रेम्स हैं सब के सब रुके हुए हैं और
move with uniform velocity, move with uniform velocity, है ना। जितने सारे फ्रेम है रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। एग्जांपल के लिए अर्थ, है ना, एग्जांपल के लिए अर्थ हम एज्यूम करके चलते हैं, है ना। अगर हमने एज्यूम करके रखा है अर्थ को, तो ऐसे केसेस विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम all frames either at rest or move with uniform velocity with respect to inertial frame are also inertial frame of reference, are called inertial frames of reference। ये सब inertial frame of reference कहलाएंगे। तो आप इसमें गौर से देखिए कि inertial frame of reference है, रुका हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो अर्थ पे खड़ा होकर हम कोई चीज़ को देखेंगे तो हमें सही से दिखेगा। और इस यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे ऑल लॉज ऑफ मोशन जो है वैलिड हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑल लॉज ऑफ मोशन क्या हो रहे हैं, वैलिड। यहाँ ऑल लॉज ऑफ मोशन जो है वो क्या वैलिड है। अर्थ पे जितने सारे लॉज ऑफ मोशन हैं वो वैलिड हो रहे हैं। एज्यूम करके अर्थ को रेस्ट पे चलते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं, एक्चुअली ये नहीं है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा अर्थ नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं ये अर्थ रेस्ट रुका हुआ दिखता है, इसीलिए हम उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ये लिफ्ट रुकी हुई थी, तो हमने इसको, ये ऑब्जर्वर की रेस्ट है, तो ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ऑब्जर्वर भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। अगर यहाँ से कुछ देखे तो इनर्शियल फ्रेम है ना। तो चलिए अभी तक इनर्शियल है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ भी इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है, ये भी इनर्शियल है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग को थोड़ा सा काट दिया, स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, काट दिया, और ये अब नीचे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। एक्सेलरेशन इसका क्या है, 0। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो इसको क्या दिख रहा है, इसको क्या दिखेगा, इसको जब देखेगा, इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देखेगा, इसको क्या लगेगा, ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरता जा रहा है। क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट भी नीचे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरता हुआ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने ऑब्जर्वर इसको बना रखा है, अगर हमने इसको ऑब्जर्वर बना लिया, अगर हमने इसको ऑब्जर्वर बना लिया, तो अब ये तो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे क्या दिखेगा, इसे दिखेगा रेस्ट पर, इसे क्या दिखेगा, रेस्ट पर। इसको दिखेगा मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, इसको दिखेगा रेस्ट पर। आखिर कहानी कौन सही है, कौन सही है कौन गलत है, बताइए कौन सही है कौन गलत है। इससे पहले मैंने बताया था कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर्स लोकेशन। मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड मोशन 2 ही कहानी पर डिपेंड होता है। कौन से ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, ये किसको स्टडी कर रहा है, अपने आप को स्टडी नहीं कर रहा, अर्थ को भी स्टडी नहीं कर रहा। अर्थ को स्टडी करेगा तो रेस्ट पे दिखेगा उसको, ये इसको स्टडी कर रहा है। जब ये स्ट्रिंग जुड़ा हुआ था तो रेस्ट पे दिखा, फिर इसको स्टडी कर रहा है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है तो इसको स्टडी कर रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर। अगर ऑब्जर्वर यहाँ आ जाए तो उसको रेस्ट पर दिखेगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ हो तो उसको क्या दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा। कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है और कौन गलत है। तो ये हमने रिलेटिव रेस्ट है, ये जो हमने देखा है ये रिलेटिव रेस्ट पर है। और इसके लिए क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन में रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन 2 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुके हैं, इसको हम लोग जानते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो तब तक हमारा कहानी ठीक है, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इतना ही अभी समझिए, आगे चलेंगे कि क्या जरूरत है, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इसी लिफ्ट को एक्सेलरेट कर दें, इसी लिफ्ट को अगर हम एक्सेलरेट कर दें तो कहानी क्या होगी, है ना। अब हम कहानी आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा चीज पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अब ये मूव नहीं करेगा। अब मैंने माना कि एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, फ्री फॉल। अगर मैंने इसको गिरा दिया, थर्ड केस में अगर इसको हमने गिराया तो बोला कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी कैप नीचे, जे कैप नीचे। अब क्या होगा, क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? डेफिनेशन देखिए, ऑल फ्रेम्स आइदर एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल आर कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम आर आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं, ये क्या है? नॉट अब आइसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? आइसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको हम अब क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये ऑब्जर्वर जब इसको देख रहा है नीचे गिरते हुए, तो इसके ऊपर में बोलेगा कि इसके ऊपर में फोर्स काम कर रहा है mg, इसके हिसाब से। लेकिन जब ये देखेगा तो की खाएगा, जब ये इसको देख रहा है, जब ये इसको देख रहा है तो क्या दिखेगा? एट रेस्ट रुका हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा उसको? कि बॉडी क्या है? रुकी हुई दिख रही है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आखिर कौन सही है और कौन गलत है? कौन गलत है कौन सही है? गलत सही कोई नहीं है, ये मोशन रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसके ऊपर दिखता है, और जो दिखता है वही तो दिखता है ना, और वही लिखा जाता है। जो हमें दिख रहा है, ये ऑब्जर्वर जो दिखेगा वही तो बोलेगा, और क्या? तो क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये सही बोल रहा है? रेस्ट पर है, वो तो सोच रहा है कि mg यहाँ लग रहा है, टेंशन t यहाँ पे लग रहा है, तो रेस्ट पे होगा। वो तो ऐसा सोच रहा है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कौन सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, गलत। इसका सोचना गलत है। बॉडी जो है रेस्ट पर है, लेकिन उसे दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। ओके, जिसमें न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं? वैलिड नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। ऑल फ्रेम्स एक्सेलरेटेड, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑल फ्रेम्स एक्सेलरेटेड, all frames accelerated or rotated with respect to inertial frame are also non-inertial frames of reference। ये सब के सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। वहाँ पे एक दूसरा चीज लगाना होता है जिसको हम स्यूडो फोर्स की बात करते हैं, उसमें हम उसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स। ठीक है, और मैं एग्जांपल इसका हम बताएंगे। देखिए